अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो का टॉपिक पैरेलल प्रोसेसिंग चैप्टर 6 है। इसके अंदर हम देखेंगे कैसे हम यूनी प्रोसेसर से मल्टी प्रोसेसर के ऊपर शिफ्ट किए, उस दौरान हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स आई और उनका क्या सॉल्यूशंस हमने निकाला। फिर हम जीपीयूज़ के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे, उसकी एवोल्यूशन, उसका आर्किटेक्चर और किस तरह से वो वर्किंग करता है, सारा कुछ इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस कोर्स के शुरू में मैंने आपको कहा था कि यार कंप्यूटर आर्किटेक्चर ना हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को एक साथ लेकर चलने का नाम है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि हार्डवेयर को इतना एडवांस कर दें कि सॉफ्टवेयर पीछे रह जाए, सॉफ्टवेयर इतना अच्छा लिख दें कि हार्डवेयर मतलब वैसा कंपेटेबल ना रहे। तो यूनिप्रोसेसर के केस में हमने ये चीज़ देखी थी कि कैसे एक प्रोसेसर है और उसको फास्ट करने के लिए हमने पाइपलाइनिंग का सहारा लिया, हमने ब्रांचेस, हमने स्टेजेस बनाई। ठीक है, फिर हम मल्टी इश्यूज़ कर रहे थे, हम आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन कर रहे थे और इस दौरान हमने कुछ प्रॉब्लम्स को फेस किया। क्या थी वो प्रॉब्लम्स? एक थी पावर वॉल। क्या मतलब कि जितना हम क्लॉक स्पीड को हाई करते जा रहे थे उतनी ही पावर कंजप्शन बढ़ती जा रही थी। इस वजह से भी हमें यहाँ पर रुकना पड़ा। और दूसरी जो वजह थी वो थी इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। लूप अनरोलिंग एंड शेड्यूलिंग में हमने इस चीज़ को देखा था कि हम जितना इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म बढ़ाते जा रहे हैं उतनी भाई जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसका जो रिटर्न मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है। तो हमें वहाँ पर भी स्टॉप करना पड़ा। अब बात अगर पैरेललिज्म की हो ही रही है तो फिर हम थोड़े से डिफरेंट लेवल ऑफ पैरेललिज्म को भी देख लेते हैं। एक जो हमारे पास इसका लेवल है वो है टास्क लेवल। इसमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली रन करते हैं। दूसरा हमारे पास जो लेवल है वो है पैरेलल प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होता है कि एक प्रोग्राम को हम पकड़ते हैं, अगर उसके डिफरेंट इंडिपेंडेंट लेवल्स हैं तो हम उनको एक साथ रन करने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो हमारे पास लेवल है वो है मल्टी कोर। मल्टी कोर के अंदर क्या होता है, हम मल्टीपल प्रोसेसेस लगा देते हैं और फिर हम उनके थ्रू डिफरेंट मल्टीपल टास्क को एक साथ रन करने की कोशिश कर देते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी कैटेगरीज को देख लेते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। पहले हार्डवेयर के ऊपर आ जाते हैं, सीरियल एंड पैरेलल हार्डवेयर। सीरियल हार्डवेयर के अंदर क्या होता है कि हम एक वक्त में एक ही टास्क को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन पैरेलल हार्डवेयर के अंदर क्या होता है कि हम एक ही वक्त में मल्टीपल प्रोसेसेस के थ्रू मल्टीपल टास्क को हैंडल कर लेते हैं। इसके ऑपोजिट सॉफ्टवेयर के अंदर भी हमारे पास दो टाइप्स मिलती है, सिक्वेंशियल एंड कॉन्करेंट। सिक्वेंशियल को अगर मैं बताऊं तो ये समझ लो एक कोड है। ठीक है, इसके अंदर कुछ लाइंस हमारे पास लिखी हुई हैं। अब सीक्वेंशियल कोड क्या होता है कि आपने एक कोड जो लिख दिया वो सीक्वेंस वाइज ही रन करेगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस लाइन को पहले रन कर दो फिर इसको बाद में कर दो, या इसको बाद में कर दो इसको पहले कर दो। इस तरह से करके आप इसको मतलब ऊपर नीचे करके रन नहीं कर सकते। जो हमारे पास कॉन्करेंट सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है कि आप ना एक बार आपने सॉफ्टवेयर लिख दिया, वो एक ही टाइम पर मल्टीपल टास्क को एक साथ हैंडल कर रहा होता है, जिस तरह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस केस में हार्डवेयर इंजीनियर सामने हैं, उन्होंने कहा यार अगर पावर वॉल ही हमारा मतलब मेन इशू है तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल कोर्स को एक ही प्रोसेसर के ऊपर रख देते हैं। क्या मतलब कि जहां पर पहले एक यूनी प्रोसेसर था, एक सिंगल ब्रेन था, हम उसको डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल ब्रेन्स के अंदर। ठीक है, इस तरह से काम कर लेते हैं। लेकिन इनकी इस टेक्निक की वजह से सॉफ्टवेयर के ऊपर एक थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा। क्या बोला उन्होंने, एक चैलेंज क्रिएट कर दिया जो था पैरेलल प्रोग्रामिंग। अब पैरेलल प्रोग्रामिंग करनी इतनी हार्ड है कि अगर डेवलपर को लगे कि मैं इतना हार्ड प्रोग्राम लिख रहा हूँ और इसके एवज जो मुझे रिटर्न मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है, तो उसकी बजाय वो फास्टर यूनिप्रोसेसर के ऊपर स्टिक करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब पैरेलल प्रोग्रामिंग के अंदर क्या हमारे पास प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए आती हैं वो भी देख लेते हैं। पार्टीशनिंग। क्या मतलब कि एक कोड है, सपोज करो यार ये कोड है। ठीक है, अब मेरे पास 4 ब्रेन्स है, 1 2 3 4 4 कोर्स हैं। ठीक है, इन्होंने इस प्रोग्राम को रन करना है। तो पहले तो इनके दरमियान में ये डिसाइड करना है कि भाई किसके हिस्से में कितना प्रोग्राम आएगा। ये पार्टीशनिंग का ये मसला हो गया। अच्छा, अगर ये डिसाइड हो भी जाए तो फिर यार इनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन भी तो करनी है, क्योंकि सब तो एक प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेशन हो भी जाए तो फिर कम्युनिकेशन का मसला आ जाता है कि यार अगर इन सब ने एक ही प्रोग्राम के ऊपर काम करना है तो फिर आपस में कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे मसले हैं जिनकी वजह से पैरेलल प्रोग्रामिंग करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर एंडल्स लॉ सामने आता है। वो कहता है यार बेशक तुम मल्टीपल कोर्स लगा लो, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, वो है ये स्पीड अप का फॉर्मूला, जिसके अंदर वो कहता है यार ये जो एन है ना, ये नंबर ऑफ कोर्स है। तो हार्डवेयर इंजीनियर्स ने कहा यार वो तो बात आपकी ठीक है, ये फॉर्मूला करता क्या है, ये चलता किस तरह से है। वो भी कहता है यार ये देखो, सपोज करो ये आपके पास एक प्रोग्राम है, एक आपने कोड लिखा है। ठीक है, इसके अंदर कुछ मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखी हुई हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं। अब इस प्रोग्राम के अंदर जो कोड आपने लिखा हुआ है ना, वो दो टाइप्स का है, एक पैरेलल और एक सीरियल। अब पैरेलल कोड क्या होता है कि जिसको आप इजीली मल्टीपल कोड्स के अंदर चला सकते हो, यानी कि एक लाइन आप पहले कोड के ऊपर चला लो, दूसरी लाइन आप दूसरे कोड के ऊपर चला लो, तीसरी लाइन आप तीसरे कोड के ऊपर चला दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ कोड ऐसा है जो कि सीक्वेंशियल चलना चाहिए, उसको हम सीरियल कोड कहते हैं। क्या मतलब कि आप इसको ना मल्टीपल कोड्स के ऊपर चला नहीं सकते, आपको इसको एक ही कोड के ऊपर रह के सीक्वेंस वाइज चलाना पड़ेगा, वरना ये कोड खराब हो जाएगा। तो एमडेस लॉ कहता है यार इस फॉर्मूला के थ्रू ना आप अपनी स्पीड अप निकाल सकते हो कि आपने अगर 8 कोड लगा दिए, 16 कोड लगा दिए, लेकिन आपकी स्पीड अप कितनी होगी वो ये फॉर्मूला आपको बताएगा।
ओके, यहाँ पर वो थोड़ा-सा ग्राफ भी एक्सप्लेन करता है, इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के अंदर वो क्या कहता है कि यार हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर 90% जो कोड है वो पैरेलल है और 10% कोड हमारा सीरियल है, ठीक है? कोई मसला नहीं, अगर आप रेशियो को देखो तो 9/1 हमारे पास रेशियो आ रही है, ठीक है? देन वो कहता है यार हमारे पास जो नंबर ऑफ कोर्स है वो 1 से मैंने 8 कर दिए हैं, अब बताओ कितनी की स्पीड अप है? स्पीड अप का फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यूज़ को पुट किया, हमारे पास जो आंसर आया वो 4.71 है। अब थोड़ा-सा इसका कंपैरिज़न करके देखते हैं कि क्या इसका मतलब है। तो 1 कोर के अंदर हमारे पास जो स्पीड थी वो 1x थी, 2 कोर्स के अंदर 1.8, 4 के अंदर 3.08, 8 कोर्स के अंदर 4.71x हमारे पास आ गई है, ठीक है? 16 कोर्स अगर हम लगाते हैं 6.4 और 1000 कोर्स अगर हम वहाँ तक चले जाते हैं तो 9.91x हमारे पास स्पीड अप आ जाती है। ये वैसे अभी तक पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहता है अगर आप n को इनफाइनाइट कर दो, इनफाइनाइट कोर्स लगा दो, थियोरेटिकली देखते हैं क्या सीन होता है। इनफाइनाइट कोर्स लगाने के बाद आपकी जो स्पीड अप आ रही है वो 10x आ रही है। यहाँ पर आप इस चीज़ को भी अंदाज़ा कर सकते हो, अगर हम थियोरेटिकली इनफाइनाइट कोर्स भी लगा दें तो हमारे पास जो इस फॉर्मूले के मुताबिक स्पीड मिल रही है वो 10x मिल रही है, जो कि यार अगर आप देखो एफर्ट टू रिवॉर्ड देखो तो ये बहुत कम है। तो अब एमडल्स लॉ के बाद ना इंजीनियर्स थोड़ी सी अपनी अप्रोच को डिफरेंट करते हैं। वो कहते हैं यार हमारे पास ना जब सीपीयू के अंदर हम काम कर रहे होते हैं तो दो तरह की मतलब चीज़ें हमारे पास आती हैं, एक इंस्ट्रक्शन और एक डाटा। इन दोनों के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, तो क्यों ना हम इनके ऊपर थोड़ा सा काम करके इनको थोड़ा सा एफिशिएंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टाइप्स आती हैं। अच्छा, अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा कमांडर एंड आर्मी की। इस तरह से कुछ मैं एग्जांपल लूँगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर क्या है, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। इसके अंदर क्या हो रहा है कि सिंगल कमांडर है और सिंगल डाटा यानी कि सिंगल आर्मी को वो डील कर रहा है। तो ये हमारे पास यूनिप्रोसेसर की एक एग्जांपल है। देन वो कहता है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। मल्टीपल डाटा का क्या मतलब है कि मल्टीपल आर्मीज है और सिंगल इंस्ट्रक्शन इन सब को डील कर रही है। इसको हम डिटेल में आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आती है वो मल्टी इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा है। ये वैसे पॉसिबल तो नहीं है और इसकी आजकल में कोई एग्जाम्पल भी नहीं मिलती। देन हम शिफ्ट कर जाते हैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा के ऊपर, जो कि आज मल्टी प्रोसेसर आप और मेरे कंप्यूटर्स के अंदर भी MIMD ही लगा हुआ है। अच्छा, इसको आप डील करने के लिए SPMD का हम यूज़ करते हैं। SPMD यहाँ पर बस थोड़ा सा रेफरेंस देते हैं, इसको और ज़्यादा हमने डिटेल में नहीं देखना। SPMD क्या होता है कि आप एक कोड लिखते हो और वो मल्टीपल डाटा को एक साथ हैंडल कर रहा होता है। अब इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने के लिए आपको मैं दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स की रेफरेंस देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम फोर्क और थ्रेड्स वगैरह का यूज़ करते थे। अगर आपको याद हो कि हम वहाँ पर PID के थ्रू ना प्रोसेसर की ID को फाइंड करते थे और हम एक ही कोड के अंदर हम इफ एल्स के थ्रू करते थे कि अगर ये वाला प्रोसेसर काम कर रहा है तो इसकी ID ये है, तो आपने इफ के अंदर कंडीशन लगा के हम कह देते थे कि आपने ये वाला काम करना है, दूसरे को कह देते थे कि आपने ये वाला काम करना है। इस तरह से हम SPMD प्रोग्रामिंग करते रहे हैं अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हुआ है कोर्स। देन हम SIMD के ऊपर आ जाते हैं। SIMD को ही हम क्यों इतना डिस्कस कर रहे हैं, पहले इसको भी हम देख लेते हैं। ये दरअसल काफ़ी एक ब्रेक थ्रू था कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। इसने हमें हमारी काफ़ी मदद भी की है और इसी के थ्रू इसी की एक्सटेंशन करते करते हम GPUs के ऊपर गए हैं। तो SIMD को ज़रा डिटेल में पढ़ना थोड़ा सा हमारे लिए ज़रूरी है। तो SIMD क्या करता है, वो एलिमेंट वाइज ऑपरेट करता है वेक्टर्स ऑफ डाटा के ऊपर। वेक्टर्स ऑफ डाटा को थोड़ा सा समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि एक वेक्टर रजिस्टर है, इस तरह से एक काफ़ी बड़ा रजिस्टर है, ठीक है, और उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और वो जब भी हमने कोई ऑपरेशन ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करनी है ना, तो वो पूरे के पूरे रजिस्टर के ऊपर हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसकी भी आगे टाइप्स हैं, इनको हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि यार ऑल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स, यानी कि हर लेन के ऊपर हमारे पास सेम इंस्ट्रक्शन रन होगी, यानी कि अगर ऐड है तो सबके ऊपर ऐड ही रन होगी, लेकिन डाटा हमारे पास डिफरेंट होगा। लेकिन पहले इसके थोड़े से बेनिफिट्स को देख लेते हैं। सिंप्लीफाइड सिंक्रोनाइजेशन, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन कंट्रोल हार्डवेयर। जब आपने सब के ऊपर ही एक ही तरह का ऑपरेशन रन करना है तो हमारे पास जो कंट्रोल हार्डवेयर की कॉस्ट थी, यानी कि किसको हैंडल करना है, किसको क्या करना है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है और ये डाटा पैरेलल एप्लीकेशंस के लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहा होता है। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर को देखते हैं। यहाँ पर देखो कि इंस्ट्रक्शन एक रजिस्टर है जिसको मैं कह देता हूँ कि एक कमांडर है, ठीक है, और ये सारी की सारी उसकी फौज है। अब ये सबको एक साथ इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने ऐड करना है, तो इसका मतलब सब ने ऐड करना है। अब वो डिफरेंट डाटा के ऊपर ऑपरेशन रन कर रहा है, वो एक अलग मतलब है, लेकिन जो यहाँ पर हमारे पास सर था कि आपने ऐड करना है, आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, वो सारी हमने हटा दिया। इन सब को एक साथ हम कमांड दे रहे हैं और वो रन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपने इन सब ने एक साथ मेन मेमोरी को एक्सेस करना है तो वो ये वाले रजिस्टर के थ्रू करेंगे। अगर आपस में थोड़ी सी कम्युनिकेशन करनी है तो इंटरकनेक्शन नेटवर्क आ जाएगा। मतलब ये सारा इसका आर्किटेक्चर है। एज सच
सच ये पेपर में आने नहीं वाला, लेकिन जीपीयूज़ को समझने के लिए इसको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़रूरी था। अब SIMD की एक्सटेंशंस भी आती रही हैं 1996, 1999 में SE, SSE और MMX ये हमारे पास एक्सटेंशन आई। अब इन एक्सटेंशंस की थोड़ी-सी अगर बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में जाऊँ तो 1996 और 1999 वाले एरा के अंदर हमने देखा था कि कंप्यूटर किस तरह से इवॉल्व कर रहे थे और वीडियो स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट हो गई थी एंड देन वीडियो इमेज एडिटिंग वगैरह ये वाली चीज़ें मतलब आनी शुरू हो गई थी। तो उसके अंदर इंजीनियर्स ने देखा कि यार एक मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा एक ही ऑपरेशन कर रहा है। क्या मतलब, अगर इस पूरी स्क्रीन की मैंने ब्राइटनेस बढ़ानी है तो मतलब इस पूरी स्क्रीन के ऊपर ऑपरेशन होगा, ठीक है, हर पिक्सल के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन ऑपरेशन एक ही तरह का हो रहा है, एडिशन का हो रहा है। और इसके अंदर अगर मैंने ब्राइटनेस +5 करनी है तो +5 सबके अंदर ऐड करना है। तो अगर इसको हम ट्रेडिशनल यूनी प्रोसेसर के ऊपर रन करें तो यार वो तो सदियों लग जाएंगी। तो इस काम को करने के लिए उन्होंने थोड़ी सी एक्सटेंशंस को निकाला। यहाँ पर इसके आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं, इनको बड़ी-बड़ी देखते हैं। यहाँ पर रजिस्टर विड्थ हमारे पास 64 है, यहाँ पर 128 है, यहाँ पर रजिस्टर नेम्स कुछ MM0 से MM7 तक है और MMX, MM0, 2X, MM7 तक ये है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें बाकी पढ़ सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए ना आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो MMX की एग्जांपल को हम देखते हैं। यहाँ पर अगर आप थोड़ा-सा गौर करो तो ये एक पूरी स्क्रीन की अरे है, ठीक है। इसकी ब्राइटनेस को हमने बढ़ाना है तो इसके अंदर +5 को हमने ऐड करना है। अब इसकी जो एक्सटेंशन है MMX, हम इसका यूज़ करते हैं SIMD के लिए, ठीक है। वहाँ पर हम SIMD के जो कोर फीचर था वो यही था कि हमने एक पूरी अरे को एक ही साइकिल के अंदर ऐड कर देना है। वही काम यहाँ पर हम कर रहे हैं। अब MMX को चलाने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो p-add-b है और SSE के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, इसकी ना 2 टाइप्स हैं। तो पिछले टेबल के अंदर अगर आप गौर करो वहाँ पर भी मैंने इस चीज़ को मेंशन किया है, लेकिन हम यहाँ पर इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अब जो MMX थी वो फ्लोटिंग पॉइंट्स को हैंडल नहीं कर रही थी, लेकिन SSE फ्लोटिंग पॉइंट्स को हैंडल कर रही थी। जब 1996 का एरा था, बैंकिंग भी मतलब इवॉल्व कर रही थी, वहाँ पर कंप्यूटर्स को अच्छी खासी प्रेसीजन चाहिए थी। अब फ्लोटिंग पॉइंट्स के अंदर हमारे पास डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमने इसको देखा था कि हमने एक अलग से फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट P बना दिया था फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स को हैंडल करने के लिए। SSE क्या कहता है, यार आप जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं उनको एक अरे में रखो और उनको एडिशन कर दो, मैं इजीली आपको एक ही साइकिल के अंदर एडिशन कर दूंगा। अब इसकी जो कमांड है वो कुछ ये है। और दूसरा वो कहता है कि अगर आपको सिर्फ 1 या 2 डाटा के ऊपर ही काम करना है, आपको पूरी की पूरी अरे के ऊपर काम नहीं करना, तो उसके लिए आप स्केलर फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देखो कि ये पूरी की पूरी अरे है, लेकिन मैंने एडिशन से पहले एलिमेंट के ऊपर करनी है। तो ठीक है यार, पहले एलिमेंट के ऊपर कर लो, कोई मसला नहीं है, बाकी सारा एज इट इज़ रहेगा। ये भी सहूलत SSE के अंदर मौजूद है। अब SIMD की एक्सटेंशंस के बाद ना इंजीनियर्स ने देखा यार हम 2-4 की अरे के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन आगे तो हमें और भी ज़्यादा मैसिव डाटा के ऊपर काम करना है। तो उसके लिए उन्होंने वेक्टर प्रोसेसेस को बनाना शुरू कर दिया। अब इसकी खासियत क्या है वो हम चीज़ देखते हैं। पहला तो ये हाईली पाइपलाइंड है, ये तो हमने देख लिया था। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि आप रजिस्टर्स के ऊपर काम कर रहे हो, वेक्टर रजिस्टर्स के ऊपर। यहाँ पर वो कहता है यार हमारे पास ना 32 वेक्टर रजिस्टर्स हैं और 32 रजिस्टर्स के अंदर हम 64 एलिमेंट रजिस्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। हर एक एलिमेंट 64 बिट का है। इसको और आसान अल्फाज में समझने के लिए आप ये वाली थोड़ी सी कैलकुलेशन देखो। समझो यार आपके पास V0 जो वेक्टर रजिस्टर है, इसके अंदर ये 4096 बिट्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा को एक साथ स्टोर कर सकता है। अब यहाँ पर एक ज़हन में सवाल आता है, यार अभी तक हम जो रजिस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 64 बिट 128 बिट का होता था, यहाँ पर आप 4096 बिट का रजिस्टर बना बैठे हो। तो इस कैलकुलेशन को समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर रियल वर्ड सिनेरियोज का भी सहारा लेते हैं। एक 64 बिट का रजिस्टर 384 ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करता है, ठीक हो यार, कोई मसला नहीं है। 4096 बिट का वेक्टर रजिस्टर हमारे पास 24,000 के करीब ट्रांजिस्टर्स को यूज़ कर रहा होता है। जो हमारे पास आजकल के मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर हैं उनके अंदर एक चिप के अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं। तो ये इतनी कोई बड़ी सरदर्द नहीं है कि हम इतना बड़ा एक रजिस्टर बना लेते हैं। तो इस सारी कैलकुलेशन है हमें ये तो पता चल गया कि यार इतना बड़ा रजिस्टर बनाना कोई मतलब मुश्किल बात नहीं है। लेकिन रजिस्टर का जो मेन मकसद हमने शुरू से पढ़ा हुआ है कि यार हमें जल्दी से डाटा चाहिए और मतलब थोड़ा सा डाटा हमने CPU के बिल्कुल पास हमने करके स्टोर करना है, तो उसका क्या होगा, इतना बड़ा आपने रजिस्टर बना दिया। तो उसके लिए हम थोड़ी सी यहाँ पर अगेन एक कैलकुलेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है यार एक बात तो मैंने मान ली कि ठीक है वेक्टर रजिस्टर के अंदर 4096 बिट डाटा है, लेकिन ये डाटा एक साथ कंप्यूटर रीड एंड राइट नहीं करता, ये चंक्स में वो डाटा लेता है। अगर उसको पहले 4 एलिमेंट चाहिए तो वो पहले 4 एलिमेंट एक साइकिल में लेता है, फिर अगले 4 एलिमेंट, फिर अगले 4 एलिमेंट, इस तरह से वो करता है। वेक्टर प्रोसेसर्स को समझने के लिए हम थोड़ी सी ये वाली एग्जांपल को देखते हैं।
अब ये जो हमारे पास पहला वाला कोड है, ये हमारा बेसिक सा जो कोड है वो है। इसके अंदर क्या हो रहा है, 2 अरेज हैं x एंड y। x के ऊपर ये ऑपरेशन पहले परफॉर्म हो रहा है, a इंटू एक्स हो रहा है, फिर y के अंदर ऐड हो रहा है और इसका जो रिजल्ट है वो y के अंदर स्टोर हो रहा है। अब डिस्क v के अंदर हम क्या करते हैं, हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। एक लूप लगाएंगे दोनों अरेज के ऊपर और फिर उस लूप के अंदर हम ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सारी कर रहे होंगे। जो वेक्टर डिस्क v कोड है उसके अंदर क्या करते हैं, हम एक वेक्टर के अंदर, एक वेक्टर रजिस्टर के अंदर पूरी की पूरी अरे को लोड करते हैं, दूसरे वेक्टर रजिस्टर के अंदर पूरी की पूरी अरे को लोड करते हैं और एक साथ इन सब को ऐड कर देते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ फ़ायदे हैं। क्या मतलब कि हमें तो लूप नहीं लगाना पड़ेगा, लूप की जो कंडीशंस है उनको हैंडल नहीं करना पड़ेगा, और जो उस कंडीशंस को हैंडल करने के लिए जो अलग से क्लॉक साइकिल्स लगनी थी वो भी नहीं हैंडल करनी पड़ेंगी। यहाँ पर आप इस कोड को देख सकते हो कि यार ये कितना सिंपल और कितना प्यारा सा हो गया। यहाँ पर वो थोड़ा सा और हाई लेवल के ऊपर वेक्टर यूनिट कंटेनिंग 4 लेयर्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करता है कि ये हमारे पास मतलब एफ पी ऐड है, एफ पी ऐड पाइप 1 है, पाइप 3 है, पाइप 2 है, इस तरह से करके इनके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स जा रहे हैं, उनका रिजल्ट आ रहा है, वो एक वेक्टर लोड स्टोर यूनिट के अंदर स्टोर हो रहा है। तो ये बस आपको ना मतलब अंदाज़ा होना चाहिए, ऐसे चीज़ के बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा। आज की पूरी वीडियो भी वैसे थ्योरेटिकल ही है, एज सच इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है, वो सारे हमने पहले कवर कर लिए हुए हैं। तो अब हम देखते हैं यार, वेक्टर्स भी हमने बना लिए, हमने मल्टीमीडिया एक्सटेंशन भी कर ली, लेकिन इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यहाँ पर यह है कि अगर मुझे ज़्यादा सारे डाटा के ऊपर एक साथ काम करना है तो मैं वेक्टर्स के ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि हमने देखा था 64 एलिमेंट्स का एक रजिस्टर है, और अगर डाटा अलग अलग भी पड़ा हुआ है तो उन सब को एक साथ मैं एक वेक्टर के अंदर डाल के और उसके ऊपर अपना ऑपरेशन उसको कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो मल्टीमीडिया एक्सटेंशन है उनके अंदर ऐसा नहीं है, मुझे डाटा एक साथ पड़ा होना चाहिए। जैसे ये एक पूरी स्क्रीन है, इसका डाटा एक साथ एक रे में पड़ा होगा तो मैं मल्टीमीडिया एक्सटेंशन का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। वरना उसको उठाना, डाटा को उठाना, उसको एक रे में रखना, वो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास वैसे ही कॉस्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम एग्जाम्पल को भी देखते हैं। ये हमारे पास साई-फाई इंटेलिजेंस X280 आर्किटेक्चर है, वो भी वेक्टर प्रोसेसर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। आप इसको मतलब थोड़ा सा देख सकते हो। और जो हमारे पास ये वाले प्रोसेसर्स हैं इनके अंदर भी वेक्टर रजिस्टर्स पर कोड यूज़ हो रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर जगह पर आपको इंटेल या AMD के प्रोसेसर्स मिलेंगे, आपको RISC-V के एक्सटेंशंस और इसके वेक्टर प्रोसेसर्स ये भी हमारे पास मिलते हैं। और ये जो से वैसे मैंने आपको बाय द वे प्रोसेसर्स दिखाए हैं, ये AI ML और डाटा सेंटर्स के अंदर यूज़ होने वाले प्रोसेसर्स हैं। अब इससे नेक्स्ट कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो इंजीनियर्स ने कहा यार हमने वेक्टर प्रोसेसर्स बना दिए, क्या बात है, मतलब बहुत सही काम हो गया। अब ये क्या करते हैं, ये कैलकुलेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं और 64 एलिमेंट्स के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन क्या हो अगर नेक्स्ट वेक्टर पर जो रजिस्टर है वो मिस कर जाए, तो फिर क्या होगा, आपको 200 टू 300 साइकिल्स का वेट करना पड़ेगा। अब ऐसा तो भैया बड़ा मुश्किल हो गया। तो इस केस में हमारे पास एक सोल्यूशन आता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जैसे ही वेक्टर थ्रेड ए का डाटा हमारे पास नहीं है और वो मिस कर गया, ठीक है, हम उसको रैम से लेकर आ रहे हैं, तो आप क्या करो, आप उसको फ्रीज कर दो और स्विच कर जाओ वेक्टर थ्रेड बी के ऊपर। आप उस थ्रेड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो। तो इस केस में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट सामने आया वो था हार्डवेयर मल्टी थ्रेडिंग का। अब हमने मल्टी थ्रेडिंग सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर तो पड़ी हुई है, हम हार्डवेयर लेवल के ऊपर भी मल्टी थ्रेडिंग करते हैं। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, हम उस चीज़ को भी देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है। इस कॉन्टेक्स्ट स्विच के अंदर उसको 1000 ऑफ क्लॉक साइकिल भी लग जाती हैं। क्या मतलब कि यार सबके रजिस्टर्स को सेव करना, उनको अपग्रेड करना, फिर पीसी को अपग्रेड करना, वो सारा काम करना, इसके अंदर बड़ा टाइम लग जाता है। हार्डवेयर मल्टी थ्रेडिंग के अंदर हमें एक क्लॉक साइकिल के अंदर पूरी की पूरी शिफ्ट चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सारे रजिस्टर्स को फिजिकली डुप्लीकेट कर देते हैं चिप के ऊपर। चिप के ऊपर काफ़ी सारी जगह है, उसका कोई मसला नहीं है। और इस तरह से फिर हम थ्रेड ए से थ्रेड बी के ऊपर स्विच कर सकते हैं एक क्लॉक साइकिल के अंदर अंदर। तो हार्डवेयर मल्टी थ्रेडिंग की दो टाइप्स भी हैं हमारे पास, एक फाइन ग्रेन है और एक कोर्स ग्रेन है। फाइन ग्रेन के अंदर क्या होता है कि हर एक साइकिल के बाद आप थ्रेड को स्विच कर देते हो, ठीक। और कोर्स ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है कि आप एक लॉन्ग स्टॉल जब तक नहीं आता आप तब तक उस थ्रेड को स्विच नहीं कर रहे थे, ठीक है। अगर L2 कैशे हमारे पास मिस कर जाती है और एक लॉन्ग स्टॉल हमारे पास आ जाता है, तो उस केस में आप जाके फिर स्विच करते हो, वरना आप स्विचिंग नहीं करते। अब जब इंजीनियर्स ने हार्डवेयर मल्टी थ्रेडिंग बनाई तो उन्होंने कहा यार अगर हम साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग बना दे तो फिर क्या होगा। अब साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है कि सपोज करो एक थ्रेड ए है और एक थ्रेड बी है। अब थ्रेड ए की कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और थ्रेड बी की कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग क्या कहती है कि आप इन दोनों की इंस्ट्रक्शंस को एक साथ ऊपर नीचे करके इनको एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्या मतलब कि एक हमारे पास ये एक लेन है, इसके अंदर फैचिंग, डिकोडिंग, ALU, मेमोरी बैक, वो सारी मतलब चीज़ें लगी हैं, ठीक है। वो कहता है यार एक इंस्ट्रक्शन यहाँ से पकड़ो, एक इंस्ट्रक्शन यहाँ से पकड़ो, इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल इसकी इंस्ट्रक्शन फैच वाली इंस्ट्रक्शन को पकड़ो, इसकी ALU वाली फंक्शन इंस्ट्रक्शन को पकड़ो, इन दोनों को एक ही आप यूनिट
मोमेंट के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस मल्टीथ्रेडिंग। अच्छा, अब यहाँ पर शेयर्ड मेमोरी का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। हमने ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर देखा था कि अगर आप मल्टी थ्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर हमारे पास कुछ शेयर्ड मेमोरी का भी हिस्सा होता है, जिसको हम लॉक अनलॉक वो वाली सारी चीज़ें करते हैं। अब वही चीज़ें हम यहाँ पर भी देखते हैं कि ये हमारे पास सारे के सारे प्रोसेसेस हैं और उनकी अपनी प्राइवेट कैशे भी यहाँ पर हमारे पास होती है। अब अगर इन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है तो एक शेयर्ड मेमोरी हमारे पास होती है, इंटरकनेक्शन नेटवर्क, ये हमारे पास रजिस्टर कह लो, मेमोरी कह लो, ये हमारे पास होती है। इनके थ्रू ये आपस में सारे कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं और यहाँ से फिर वो मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जीपीयूज़ का देखेंगे, उनके एवोल्यूशन को देखेंगे, किस तरह से वो इवॉल्व करे, फिर उनके आर्किटेक्चर को देखेंगे और थोड़ा बहुत इनके मतलब कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, किस तरह से वर्किंग करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।